माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो माल्थस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इससे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एक निबंध लिखा था माल्थस ने। उन्होंने ही सबसे पहले जनसंख्या सिद्धांत के बारे में, वृद्धि के बारे में बताया था। तो माल्थस ने इसके प्रतिपादित किया था, जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर से मनुष्य के भरण पोषण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के साधन बढ़ते हैं। कहने का मतलब है जनसंख्या जो है वो तीव्र मात्रा में बढ़ती है और जो खाद्य पोषण है, जो खाद्य सामग्री है, वो कम मात्रा में सुविधाएं जो है बढ़ती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव गरीबी की हालत में ही जीने के लिए दंडित किया जाता रहा है। इसलिए मनुष्य को सदैव गरीबी की हालत में जीने के लिए दंडित किया जाता रहा है, क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि जो कि गणितीय या समांतर रूप से होती है। कहने का मतलब है जो ये कृषि की जो वृद्धि है, मतलब खाद्य सामग्री की जो वृद्धि है, वो गणितीय विधि से होती है, जैसे 1 2 3 4 5। और हमेशा जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अथवा गुणोत्तर विधि से होती है, मतलब 2 के 2 दूना 4 4 4 4 दूनी 8। इस प्रकार से वृद्धि हो। तो जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से? तो ज्यामितीय या फिर गुणोत्तर विधि से। अब खाद्य सामग्री में वृद्धि कैसे होती है? तो अंक गणितीय विधि से या समांतर विधि से होती है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम को समझाइए कि जनसंख्या जब वृद्धि हो जाएगी तो उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम बताना है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख समस्या है। कैसी समस्या है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि एक प्रमुख समस्या है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जनता का रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न हो जाता है। ये जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो रहन सहन का स्तर जो है निम्न हो जाएगा। इससे अनेक समस्याओं में भी वृद्धि हो जा रही है। अधिक जनसंख्या के कारण सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है उसकी इच्छा अनुसार। उसकी मानसिक स्थिति पर भी उसका कुप्रभाव पड़ता है। लोग की जो मेंटल प्रॉब्लम है वो भी, मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज, वो भी जो है इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति को उसका उचित काम न मिलना, उचित स्वास्थ्य की देखरेख न हो पाना, ये सब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भारतीय समाज में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में यह कथन पूर्णतः सही है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्धनता में वृद्धि होती है। तो सही है कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता में, पॉवर्टी में वृद्धि हो जाएगी, निर्धनता में। क्योंकि उत्पादक का स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कम रहता है, क्योंकि उत्पादन अधिक कम होता है, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो जाती है। साथ ही अधिक जनसंख्या का अर्थ होता है अधिक समस्याएं। जब अधिक जनसंख्या होगी तो समस्याएं अधिक होंगी। किसी भी देश में अधिक जनसंख्या के कारण वहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं भी अधिक हो जाती हैं। देश सर्वतोमुखी उन्नति के स्थान पर आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में ही लग जाता है। देश की जो समस्याएं हैं तब आंतरिक समस्याओं को ही सुलझाते देश थक जाता है, तथा आंतरिक समस्याओं के विभिन्न संप्रदाय और राजनीतिक दल और श्रमिक संघों आदि के आंदोलन और बेकारी, निर्धनता, अल्पसंख्यकों की मांगें और अलग देश और अलग प्रांत बनाने की भाषावाद विवाद जैसी समस्याएं खूब उत्पन्न होती हैं। आज भारत इससे ग्रसित है और किसी देश में जनसंख्या का अधिक होना असामंजस्य और पोषणलता और रोग और अकाल और महामारी इत्यादि के दुष्परिणाम का भी कारण हो सकता है। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा? तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। जब अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी जनसंख्या वृद्धि से
तो निर्धनता है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये सब बढ़ने के बाद में देश में अनेक आंतरिक समस्याएं हो जाएंगी और देश जो है इन आंतरिक समस्याओं को हल करने में अपना समय बिता देगा और लोग आपस में इधर उधर भटका करेंगे। इसलिए जनसंख्या वृद्धि जो है वो दुष्परिणाम है। क्या है? दुष्परिणाम है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कोई उपाय हैं तो उनका उल्लेख कीजिए। भाई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाता है तो प्लान बताने हैं यहाँ पर। तो जनसंख्या को रोकने के लिए निम्नलिखित प्लान बनाए गए हैं। कौन से उपाय हैं? तो विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि कर दी जानी चाहिए। विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए और लड़कियों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए 24 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। इससे जो है जनसंख्या में कंट्रोल होगा। फिर दूसरा है नेक्स्ट कि लोगों को आत्म संयम और परिवार नियोजन के सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कि जनसंचार के माध्यम से सकारात्मक प्लान किया जा सके। तो फैमिली प्लानिंग जो है इसके कार्यक्रम के द्वारा भी प्रचार प्रसार करके भी इससे जनसंख्या को रोका जा सकता है और लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकता है। शिक्षा के प्रचार के द्वारा लोगों को अधिक से अधिक व्यक्तिक और पारिवारिक और सामाजिक दुष्परिणाम के प्रति सचेत किया जाना चाहिए कि शिक्षा का जो प्रचार है उसके माध्यम से ही जनाधिक मतलब लोगों को व्यक्तिक और पारिवारिक और सामाजिक दुष्परिणाम के प्रति सचेत किया जाना चाहिए तथा जनसाधारण को यथासंभव स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए विभिन्न प्रकार के। ये सब जनसंख्या प्लानिंग के उपाय हैं। जनसंख्या प्लानिंग के जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए और संक्रमण अवधि और जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं भाई जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी जनसंख्या का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? सुव्यवस्थित। किसका अध्ययन है? तो जनसंख्या का। जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाजशास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। तो जनसांख्यिकी के सिद्धांत का बुनियादी तर्क यह है कि जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो आर्थिक विकास के स्तर से। प्रत्येक समाज का विकास से संबंधित जनसंख्या में वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करती है। मतलब जनसंख्या एक निश्चित क्रम में होना चाहिए जिससे विकास जो है प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से 3 बुनियादी चरण। तो भाई देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख रूप से बुनियादी चरण कौन कौन से हैं। तो बुनियादी चरण के बारे में तो पहला बुनियादी चरण है मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम होना। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 मुख्य बुनियादी चरण कौन कौन से हैं? तो पहला है मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर कम होना। जनसंख्या वृद्धि दर जो है कम हो, जब मृत्यु दर अधिक हो और जन्म दर भी अधिक बहुत उच्च होने के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी हो जाती है। संक्रमणकालीन अवस्था जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत उच्च हो जाती है जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत उच्च हो जाती है। कब? संक्रमणकालीन अवस्था में। मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफ़ी कम होने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि दर का निम्न होना। जब जन्म दर हो और मृत्यु दर काफ़ी निम्न हो मतलब वहाँ पर लोग कम जन्म लें और कम मृत्यु हो, तो ऐसे स्थान पर भी जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। संक्रमण अवधि में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है। संक्रमण अवधि में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पाई जाती है और जनसंख्या विस्फोट से आशय है कि जनसंख्या
वृद्धि दर का बहुत अधिक होना। जनसंख्या विस्फोट का आशय होता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर का बहुत अधिक होना। यह वह स्थिति है जिसमें रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य जन और बेहतर पोषण के उन्नत तरीके के कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। मतलब उन्नत किस्म के स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, बेहतर पोषण स्तर प्राप्त होता है, इससे जो है मृत्यु दर कम हो जाती है, तो जो है जनसंख्या वृद्धि दर हो जाती है। इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। परंतु जन्म दर में उसी अनुपात में कमी नहीं होती है, अतः सामाजिक मान्यताओं के कारण जन्म दर को बदलने में काफ़ी लंबा समय लगता है। भारत अभी संक्रमणकालीन अवस्था में है क्योंकि इसमें जनसांख्यिकी संक्रमण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अगला भाई क्वेश्चन देखिए, भारत में लैंगिक असमानता को प्रभावित के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव का लैंगिक विषमता के परिणाम बताइए। तो भारत में लैंगिक विषमता मतलब स्त्री और पुरुष में जो है अंतर पाया जाता है, उसी को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। किसी समाज में आदर्श संतुलन के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। यदि कोई सोसाइटी है तो उसके आदर्श संतुलन के लिए क्या होना चाहिए? लैंगिक समानता होनी चाहिए, मतलब स्त्री और पुरुष का अनुपात समान होना चाहिए। स्त्री और पुरुष की संख्या बराबर होनी चाहिए। विभिन्न कारणों से हमारे देश में लैंगिक असमानता की स्थिति है। अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1000 पुरुष के सामने 940 या 943 स्त्रियां हैं। यहाँ पर असमानता का समाज पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में समाज में कुछ पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ता है। ऐसे में बलात्कार है, वेश्यागमन जैसी घटनाएं बढ़ती जाती हैं। यह एक तथ्य है कि समाज में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम होती है तो क्षेत्र में बहुपति विवाह का प्रचलन हो जाता है। तो ये भारत में क्या है? लैंगिक विषमता के परिणाम हैं। तो वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम होगी तो वहाँ पर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नगरीय और ग्रामीण समुदाय में क्या अंतर है? नगरीय और ग्रामीण समुदाय में क्या अंतर है? तो नगरीय और ग्रामीण समुदाय में क्या अंतर है? तो नगर और ग्रामीण समुदाय में अंतर करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि गांव में अनेक विशेषताएं नगरों में भी पाई जाती हैं, जबकि नगरों में अनेक विशेषताएं हैं जो आज गांव में पाई जाती हैं। फिर भी इसमें समुदाय में कुछ अंतर है, देख लेते हैं। तो विस्तार में अंतर, काहे में अंतर? विस्तार। तो ग्रामीण समुदाय की जनसंख्या कम होती है और नगरीय समुदाय की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ की जनसंख्या नगर की समुदाय की अपेक्षा कम होती है। नगर में अधिक होती है, गांव में कम होती है। संस्कृत के आधार पर अंतर होता है। किसके आधार पर? संस्कृत के आधार पर। ग्रामीण समुदाय में कृषि और समान उद्योग धंधे के कारण सभी सदस्यों की संस्कृति समान होती है, जबकि नगरीय समुदाय है उसमें विभिन्न स्थलों में आकर व्यक्ति बसते हैं, इसलिए वहाँ की संस्कृति असमान पाई जाती है, असमान संस्कृति। इसलिए कहा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय में सजातीयता की भावना पाई जाती है, जबकि नगरीय समुदाय में विजातीयता की भावना पाई जाती है। फिर सामुदायिक भावना में अंतर। सामुदायिक भावना में अंतर। तो ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक भावना मिलकर काम करने की भावना पाई जाती है, मिलजुल कर काम करते हैं। नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंध की प्रधानता होती है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता के कारण यहाँ द्वितीयक संबंध होते हैं, व्यक्ति का कोई विशेष सामुदायिक भावना नहीं होती है। परिवार के आकार में अंतर। ग्रामीण समुदाय में कृषि व्यवस्था के कारण यहाँ परिवार बड़े बड़े होते हैं, सामान्यतः संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, किंतु नगरीय परिवार में परिवार छोटे व एकांकी होते हैं।
विवाह के आधार में अंतर होता है। ग्रामीण समुदाय में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किंतु नगरीय समुदाय में आज कल यह प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम पर। यह विवाह संबंध पाए जाते हैं जो अस्थिर होते हैं। नगरीय समुदाय में विवाह विच्छेद भी ग्रामीण समुदाय की अपेक्षा अधिक होते हैं। यहाँ पर परिवार टूटते अधिक हैं, जबकि यहाँ अधिक बंधन होता है।